हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज़ाद इंजीनियरिंग के ऊपर। तो दोस्तों, आज आज़ाद इंजीनियरिंग की लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग हम कह सकते हैं बढ़िया हुई। देखिए, एक्सपेक्टेशंस जो लगातार हम कर रहे थे और जिस तरीके से लगातार आईपीओ थोड़े से नीचे खुल रहे थे, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मैंने आपको कल कहा था कि थोड़े से हमने मॉडरेटली नीचे कर ली है ताकि कम से कम इस लेवल पे तो लिस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर लिस्टिंग हुई, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया हुआ क्योंकि आज अच्छी लिस्टिंग हमको देखने को मिली। ओपन होता है दोस्तों करीबन 720 रुपये पे ये शेयर। और उसके बाद ज़रूर हम कह सकते हैं गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई देखने को मिली, क्योंकि दिन का जो लो था 670 का 673.25 के आसपास जाकर देखिए शेयर 330 पे ट्रेड करा था। क्लोजिंग प्राइस ज़रूर दोस्तों जो है वो है 677.50 पे, बट ज़रूर हम कह सकते हैं कि ऊपर से स्टॉक ऑलमोस्ट 6.49% यानी ऑलमोस्ट 50 रुपये के लगभग 46.75 टू बी प्रिसाइज पॉइंट्स गिरता हुआ नजर आ गया। यहाँ पर जो गिरावट है वो काफ़ी आपको बड़ी होती हुई देखने को मिली आफ्टर लिस्टिंग। तो लिस्टिंग के बाद जो मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है वो जरूर अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आज़ाद इंजीनियरिंग आगे यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, थोड़ा बहुत कंपनी को फंडामेंटली समझेंगे। एंड डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि कंपनी के कुछ आगे की इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता होनी चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। सो फ्रेंड्स, आज एनएससी पे करीबन 37% के प्रीमियम के साथ स्टॉक ओपन हुआ था। बीएससी पे जरूर 35.5% के प्रीमियम के साथ स्टॉक ओपन हुआ। लेकिन ये बात जरूर है कि दोस्तों, आज़ाद इंजीनियरिंग ने थोड़ा सा मूड तो है आईपीओ में वापस थोड़ा सा लाइट अप करने की कोशिश करी। ज़रूर वो कितना टिक पाया नहीं टिक पाया वो तो अपने आप में आपने आज देखा ही। आफ्टर लिस्टिंग जो गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली, ज़रूर देखिए इसमें पे ग्रे मार्केट मोर देन 40% ऊपर थी, 45% ऊपर थी। तो उस हिसाब से तो अभी भी अगर देखा जाए तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, क्योंकि आपको 35% ही मिल सके। लेकिन ज़रूर जितने भी मिले वो बढ़िया है, ये बात ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ ना आने से अच्छा कुछ अच्छा होता है, राइट। तो वो ज़रूर आपको देखने को मिला है। आप ज़रूर इस कंपनी में देखिए, आपको काफ़ी बड़े नाम देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम आपको देखने को मिल जाता है, जो इसके अंदर इन्वेस्टेड थे। वीवीएस लक्ष्मण एक और क्रिकेटर है जिनका पैसा आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी बड़े बड़े स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स का इसके अंदर आपको नाम देखने को मिलता है, जिनके द्वारा इस आईपीओ के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर नाम था। आईपीओ में शेयर होल्डर्स नहीं थे वो, जिस मतलब अभी तो उनके द्वारा कोई ऐसा शेयर्स नहीं बेचे गए, लेकिन ज़रूर जो हमको देखने को मिला है रिस्पॉन्स इस आईपीओ के अंदर वो भी काफ़ी शानदार था। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यही होती है किसी भी आईपीओ के अंदर कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके का निकल के आ रहा है। और अब सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ के अंदर भी काफ़ी शानदार देखने को मिला। मतलब जो क्यूआईबी पोर्शन था वो 179.66 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। और ये 179 180 टाइम्स दोस्तों छोटे मोटे वैल्यू नहीं होते, बहुत बड़े वैल्यू होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों जो अभी हमको देखने को मिलता है वो यही है कि फॉलो अप बाइंग बार बार नजर नहीं आ रही है। मतलब आज भी अगर आपने नोटिस किया तो फॉलो अप बाइंग कहीं भी देखने को नहीं मिली है। जो भी रिसेंटली आईपीओ लिस्टेड कंपनीज है वहां पर लिस्टिंग तो ठीक है, हो रही है जो हो रही है, पर उसके बाद फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। चल चलिए, बिल्कुल कल आपको दो आईपीओ जैसे मुफ्ती और हैप्पी फोर्जिंग्स में फॉलो बाइंग देखने को मिली, लेकिन आज जरूर वहां पर भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल गई। तो ये जरूर एक थोड़ा सा ट्रेंड अभी चेंज था होता हुआ नजर आ रहा है। बट ये बात जरूर है कि दोस्तों, इन द लॉन्गर रन क्या मैटर करता है, लॉन्गर रन मैटर करता है कि कंपनी किस तरीके से बढ़िया कर रही है। देखिए, आज़ाद इंजीनियरिंग 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1983 में स्टार्ट हुई थी, और कंपनी का कारोबार है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स एंड टर्बाइंस। और दोस्तों, इस स्पेस के अंदर हम कह सकते हैं कंपनी काफ़ी समय से लगातार काम कर रही है और बढ़िया कर रही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है वो वहाँ से ग्रोथ भी दिखा रही है, बिकॉज एक ऐसा हाईली इंजीनियर्ड कॉम्प्लेक्स मिशन और क्रिटिकल और वाइटल ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। तो इसी के अंदर दोस्तों सचिन रमेश तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर ने भी 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे 2023 के अंदर। आज अगर देखा जाए तो उनको रिटर्न तो अपने आप में काफ़ी शानदार मिलता हुआ नजर आया। लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ से और कितना आपको स्टॉक आगे जाता हुआ नजर आएगा वो डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, राइट। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल देखिए, मार्च 2020 में दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था करीबन 122 करोड़ का, फिर 121 करोड़ का रेवेन्यू रह गया क्योंकि कोविड का पीरियड था तो थोड़ा सा पीरियड डिफिकल्ट था। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 194 करोड़ का गया। उसके बाद दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 252 करोड़ का हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हाँ, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू में बहुत बड़ी आपको ग्रोथ देखने को मिली है, बट दोस्तों कंपनी हम कह सकते हैं ओवरऑल अपने मार्जिन को तब भी मेंटेन करने में कामयाब हुई। जैसे 34% का कंपनी का मार्जिन था 2020 में, फिर 24% का रह गया कोविड ईयर में, फिर उसके बाद वापस से कंपनी ने मार्जिन 32% पे लाए, फिर 30% पे लेके आए। तो ये जरूर है कि कंपनी के मार्जिन ऑलमोस्ट अभी दोस्तों 30%, 28%, 29% के आसपास रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो कंपनी का मुनाफा है वो ज़रूर एक प्रॉब्लम सा है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन पे इफेक्ट आपको देखने को मिला है और थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा देखने को मिला है। 21 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये वाला जो ईयर था कंपनी का, जो 2023 का था फाइनेंशियल ईयर, वो थोड़ा सा कंपनी के लिए खराब रहता हुआ देखने को मिला,
क्योंकि कंपनी को इस समय दोस्तों टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट आप नोटिस कर सकते हैं कंपनी ने कितना पे किया है, 36%। पहले कंपनी टैक्स इतना पे नहीं कर रही थी, तो ये भी एक कंपनी के प्रॉब्लम में आ गया। बाकी जो है कि मार्जिन्स भी थोड़े से डिक्लाइन कंपनी के करते हुए नजर आए। तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो करीबन दोस्तों 3 साल में 27% की रही है, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -20% की रही है। तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या होने वाला है कि कंपनी अपने कम से कम ओपीएम्स को यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को दोस्तों संभाल के रखे और इसको बढ़ाने की कोशिश करे। अगर कंपनी इसमें ग्रोथ दिखाएगी तो फिर दोस्तों बिल्कुल ये कंपनी बढ़िया करेगी। सेकंड बात क्या है दोस्तों, कंपनी जो बिजनेस करती है, याद रखिए इसका एग्जैक्ट ऐसा कोई पीयर नहीं है। जरूर आप पीयर्स अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, एमटा टेक्नोलॉजीज मिल जाता है मेजरली जो ये कारोबार करता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए इनमें भी काफ़ी डिफरेंट है। कंपनी का एग्जैक्ट क्या देखिए काम काज है, कंपनी का काम है एरोस्पेस कंपोनेंट्स का और टर्बाइन्स का बनाने का, मैन्युफैक्चर करती है और फिर सप्लाई करती है ये इनकी प्रोजेक्ट्स टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन द एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड ऑयल गैस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कंपनी इनको भेजती है, लेकिन ये बात जैसा मैंने कहा कि एग्जैक्ट इनके जैसा कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने कल वाले वीडियो में कहा था क्योंकि कंपनी एक वर्चुअल मोनोपोली है। क्या है वर्चुअल मोनोपोली? मतलब एग्जैक्टली इनकी तरह से कोई काम नहीं कर रहा है। जरूर देखिए जैसे कंपनी टर्बाइन है तो टर्बाइन जरूर बनाती है, लेकिन जो एरोस्पेस का काम है वो एग्जैक्ट इनका जैसे कोई नहीं कर रहा है, तो इनको एक वर्चुअल मोनोपोली मिल जाती है। बाकी कंपनी का मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू देखिए एनर्जी से आता है 87% का, फिर एरोस्पेस एंड डिफेंस से आता है 9% का, ऑयल एंड गैस से आता है 0.05% का, यानी ऑयल एंड गैस में कंपनी गई है, और स्क्रैप से आता है 4% का। लेकिन जरूर कंपनी का फोकस कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एनर्जी एज ए स्पेस। अब देखो एनर्जी एज ए स्पेस लगातार ग्रो कर रहा है, और जैसा मैं आपको लगातार वीडियोस में भी कह रहा हूँ कि एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल आने वाले 4-5 साल तक आपको फोकस में रहता हुआ नजर आएगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा था एक वीडियो में कि दोस्तों सिर्फ कंपनीज ही नहीं, कंट्रीज भी, यानी सारे जो देश है वो चाह रहे हैं कि एनर्जी के अंदर आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिले, हम रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पर जाए जो पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी थे उससे। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंपनीज है वो यहाँ पर फोकस कर रही है। अब देखिए कंपनी टर्बाइंस बनाती है, राइट, तो टर्बाइंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, बिकॉज उससे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो एयरफॉइल/ब्लैड से ऑलमोस्ट 79% का आ रहा है, नॉन एयरफॉइल से 8% का आ रहा है, एयर जनरेशन सिस्टम से ऑलमोस्ट 1.5% का आया जो जरूर डिक्लाइन किया। हाइड्रोलिक से कंपनी का 3% का रेवेन्यू आ रहा है, ऑलमोस्ट अदर प्रोडक्ट से 4.5% का आ रहा है, स्क्रैप से 4% के आसपास का कंपनी का आ रहा है। बाकी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है 4-5, और कंपनी उसमें भी बढ़िया कर रही है, मतलब लगातार दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर आपको बढ़िया काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसका एरिया है ऑलमोस्ट 95,000 स्क्वायर मीटर्स के आसपास का, और एक है ऑलमोस्ट 75,000 स्क्वायर मीटर्स के आसपास का। तो ये तो देखिए कंपनी की सारी प्रोफाइल हो गई, फाइनेंशियल्स हो गए, लेकिन हाँ जैसे मैंने कहा डेट्स भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। डेट्स कौन कौन सी है? वो डेट्स दोस्तों ये है कि कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से 220 करोड़ रुपए रेस करे थे। तो दोस्तों याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड रहता है, पहले लॉक इन पीरियड रहता है 30 डेज के लिए, जिसमें वो अपने 50% ऑफ द शेयर बेच सकते हैं। तो 6 फरवरी 2024 को दोस्तों कंपनी के मतलब एंकर इन्वेस्टर्स का 50% जो लॉक इन है वो खत्म हो जाएगा, और 30 दिन बाद वो अपना शेयर्स बेच सकते हैं। ये 220 करोड़ का दोस्तों ये जो है, तो इसमें से ऑलमोस्ट 110 करोड़ के आसपास का समथिंग चाहे तो एंकर इन्वेस्टर्स बेच सकते हैं, और बाकी का जो 50% शेयर है वो 90 दिन तक, मतलब 90 डेज टोटल जब हो जाएगा, यानी 60 डेज बाद और हमको देखने को मिलेगा जब उनका लॉक इन पूरा खुल जाएगा। तो ये जरूर है कि दोस्तों जब लॉक इन खुलता है तो और ज़्यादा फ्री फ्लोट आपको बाजार में आता हुआ नजर आता है। तो फ्री फ्लोट का मतलब यही कि देखिए और ज़्यादा स्टॉक में आप एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज आती है, लोग फिर खरीदारी बिकॉली ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। डेट्स है इंपॉर्टेंट क्योंकि लॉक इन पीरियड खुलता है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो 6 फरवरी को दोस्तों 6 फरवरी को कंपनी का 50% लॉक इन जो है वो नजर आएगा। तो अब करना क्या चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी के अंदर एज सच कोई खास दिक्कत नहीं है। ज़रूर देखिए फंडामेंटली कंपनी थोड़ी सी अनस्टेबल है, मतलब कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट नहीं है, वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बट ज़रूर ये कंपनी अच्छी बन सकती है, मतलब और बढ़िया कर सकती है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन आगे चल सकते हैं। सबसे बेटर क्या है, कंपनी के नंबर्स पर अपना फोकस रखिए। जब कंपनी के आंकड़े निकल जाएंगे, बिकॉज याद रखिए आईपीओ को सबसे अच्छे तरीके से आप तभी पहचान पाएंगे जब कंपनी के आंकड़े आप लगातार देखेंगे, राइट। ये कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बार देखिए आईपीओ लाने से पहले विंडो ड्रेसिंग कर ली जाती है और नंबर्स बहुत अच्छे दिखा दी जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों कंपनी जब नंबर्स अच्छे नहीं दिखाती है तो फिर दोस्तों बाजार उसको करेक्ट वैल्यू पर लेकर जाता है। वैल्यूएशन वाइज ठीक है कंपनी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको हाई प्रीमियम पे ट्रेड करती हुई नजर आएगी, ठीक ठाक प्रीमियम है, ऐसा भी नहीं कि लो है, बट स्टिल ऐसा नहीं कि बहुत ओवर वैल्यूड है, राइट।
तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार कंपनी के थर्ड क्वार्टर में नंबर्स किस तरह के निकल कर आते हैं। अगर वो नंबर्स अच्छे निकल कर आ गए देन देयर इज नो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, बट हाँ वहाँ पर अगर कंपनी बड़े परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है तो बाजार बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा स्टॉक को पनिश करने में। तो ये बात आपको समझना है। जिनके पास नहीं है इट्स बेटर टू वेट, राइट। आपके पास अभी ऑप्शन है कि इस कंपनी के नंबर्स को देखिए। जिनके पास ऑलरेडी है और जिन्होंने लॉन्ग टर्म का विनर रखा है उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ज़रूर है कि आपको स्टॉक को हमेशा दोस्तों जो भी कोई कंपनी ले रहे हैं उसको ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग टर्म लेके छोड़ दो कि नहीं अब तो बढ़ जाएगी बढ़ता रहेगा। नहीं, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, कंपनी के नंबर्स चेकआउट करने हैं और कंपनी को बार बार रिविजिट करना है कि हाँ क्या वो कंपनी फंडामेंटली ग्रो कर रही है। अगर वो ग्रो करेगी फंडामेंटली तब जाके दोस्तों आपका पैसा ग्रो करेगा। इस तरीके का आपको एक सही स्टैंड जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा।